यदि हम मुंशी प्रेमचंद जी के राष्ट्रवादी चेहरे को तलाशें तो हम देखते हैं कि उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन काल में कम से कम 2 बार प्रत्यक्ष तौर पर अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनकर देशभक्ति की रचनाएं दी हैं, जिनमें से प्रथम थी 1908 में प्रकाशित उनकी कहानी संग्रह सोजे वतन तथा दूसरा था 1932 में उनका प्रकाशित उपन्यास करम भूमि। जहां सोजे वतन की उनकी 5 कहानियों में देशभक्ति की झलक मिलती है, वहीं कर्म भूमि एक राजनैतिक उपन्यास है जिस पर गांधीवाद स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। आइए अब हम जानते हैं वरिष्ठ पत्रकार व प्रेमचंद जी के साहित्य के विशेषज्ञ अंजनी निगम जी से प्रेमचंद एक राजनैतिक उपन्यास है जिस पर गांधीवाद स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। आइए अब हम जानते हैं वरिष्ठ पत्रकार व प्रेमचंद जी के साहित्य के विशेषज्ञ अंजनी निगम जी से प्रेमचंद जी के राष्ट्रवादी साहित्य के बारे में। प्रेमचंद युग के रूप में जाना जाता है। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, मुंशी प्रेमचंद जी कैसे बने मुंशी प्रेमचंद। इनका नाम तो धनपत राय था और धनपत राय के रूप में इन्होंने सबसे पहला अपना कहानी संग्रह 1908 में सोजो वतन के नाम से प्रकाशित कराया। सोजो यानी शोक, वतन का शोक। इस पे उन्होंने देशभक्ति की वो ज्वाला भड़काई कि उस समय की अंग्रेज सरकार ने उनके उस कहानी संग्रह को ही प्रतिबंधित नहीं कर दिया, बल्कि उनको एक चेतावनी दी कि अब वो भविष्य में कभी लेखन नहीं करेंगे। उस जमाने में एक अखबार निकलता जमाना, जिसके संपादक थे मुंशी दया नारायण जी। मुंशी दया नारायण जी ने उनको बुलाया और कहा कि अब तुम धनपत राय के नाम से नहीं, मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखो। और मुंशी प्रेमचंद जी ने सबसे पहली कहानी जमाना के लिए लिखी, बड़ी बहू, जो प्रकाशित भी हुई। बस वहीं से उनका साहित्य सृजन का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अंतिम सांस तक चलता रहा। रिटायर्ड IAS अधिकारी श्री RS वर्मा जी, जो कि चित्रकूट धाम मंडल के आयुक्त भी रह चुके हैं तथा जनपद हमीरपुर उनकी कमिश्नरी का ही एक जिला होता था, और मुंशी प्रेमचंद जी की पहली साहित्यिक देशभक्ति रचना सोजे वतन वही प्रकाशित हुई थी तथा अंग्रेज कलेक्टर ने उनकी सारी प्रतियां जब्त कराकर उनकी गिरफ्तारी भी कराई थी के संबंध में वर्मा जी स्मरण बताते हैं। मुंशी प्रेमचंद का नाम कौन नहीं जानता है। मुंशी प्रेमचंद एक बहुत मजे हुए लेखक थे। बहुत ही सरल भाषा में बात को रखते थे कहानी के रूप में, और अपनी बात को इतने अच्छे ढंग से रखते थे कि लोगों को कहानी पढ़ने में दिलचस्पी आती थी। उसकी भावना को, कहानी की भावना को वो समझते थे। 1908 में मुंशी प्रेमचंद जी ने एक किताब लिखी थी, सोजे वतन। सोजे वतन का अर्थ होता है देश का दर्द। इस सोजे वतन किताब में उन्होंने 5 कहानियां लिखी थी, जिसमें एक थी देश का दर्द, दूसरी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, और तीसरी थी शेख महमूद यही मेरा वतन, और चौथी थी शोक का प्रस्ताव, और 5वीं कहानी जो इस पुस्तक में थी वो थी सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। ये 5 कहानी उस समय जो अंग्रेज हुकूमत हमारे देश में थी
वो जो अत्याचार भारत की जनता पर, यहाँ के देशवासियों पर किया करती थी, उससे संबंधित कहानियाँ थीं और लोगों की उत्पीड़न की कहानी को उजागर करती थीं, उनकी भावनाओं, उनके दुख दर्द को उजागर करती थी और कहानी की शक्ल में थी, जो उस समय की जनता उसको बड़े चाव से पढ़ती थी और पढ़ना शुरू किया और उसको काफ़ी शोहरत मिलने लगी। धीरे धीरे ये बात उस समय के हुक्मरानों के पास पहुंची। हुक्मरानों ने पुलिस को भेजा, खुफिया पुलिस को भेजा। हमीरपुर के कलेक्टर ने खुफिया पुलिस को भेजा और पता किया कि ये किताब कौन लिख रहा है। ये किताब उस समय नवाब राय के नाम से लिखी गई थी। तो खुफिया पुलिस नवाब राय का खोजते खोजते मुंशी प्रेमचंद पर पहुंच गई। मुंशी प्रेमचंद को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया। उनको कलेक्टर हमीरपुर के सामने कुलपहाड़गंज एक तहसील है, हमीरपुर में एक कस्बा है, वहाँ पर उस समय कलेक्टर हमीरपुर तशरीफ रख रहे थे, कैंप लगा था उनका, वहाँ उनके सामने प्रस्तुत किया गया उनको, जहाँ उनको उत्पीड़ित किया गया मुंशी प्रेमचंद जी को। और इस किताब सोजे वतन की सारी प्रतियां मंगवाकर उसको जलवा के एकदम राख कर दिया गया कि कोई उसको पढ़ ना पाए। निश्चित रूप से ये उस समय के जो हमीरपुर के अंग्रेज हुकूमत के कलेक्टर थे, उनका ये कृत्य अच्छा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कलेक्टर ने खुद ये कार्य अपनी सरकार, जो समय अंग्रेजों की सरकार थी, उसके अधीन रहते हुए किया था, उसके दबाव में किया था, उसके बचाव में किया था कि अंग्रेज हुकूमत पर के प्रति जनता का आक्रोश ना हो, ये किया था। लेकिन मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि जनता की आवाज़ इस तरीके से बंद करना, इस तरीके से घोट देना जनता का गला, बहुत ही गलत है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और यह डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है। जनता की आवाज़ को दबाना, चाहे वो किसी अखबार के माध्यम से हो, चाहे किसी किताब के माध्यम से हो, चाहे किसी भाषण के माध्यम से हो, अगर उसमें कोई अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं है, खाली जनता की आवाज़ रखी जा रही है, तो उसमें मेरे विचार से कोई हर्ज नहीं है। जनता की आवाज़ को सरकार को सुनना चाहिए, सरकार के कलेक्टरों जो हैं उनको सुनना चाहिए, जनता का जो दुख दर्द है उसको सुनना चाहिए, उसको समझना चाहिए। और अगर जनता का जो दुख दर्द है वो वाजिब है, तो उस दुख दर्द को दूर करना ही तो हुकूमत का कर्तव्य है, उसको दूर करना चाहिए। अगर वो आवाज़ गलत है, आवाज़ जो जनता की उठाई जा रही है, तो उसका स्पष्टीकरण देना चाहिए, उसका एक्सप्लेनेशन देना चाहिए और बात को सफा करना चाहिए कि सरकार का ऐसा इरादा नहीं है। उत्पीड़न अगर कहीं हुआ है, कोई दोषी है, तो उसको सजा दी जानी चाहिए, लेकिन जनता का बात सरकार को सुननी चाहिए। और अगर कोई जनता की आवाज़ उठाता है, सरकार के भले ही विरोध में हो, तो उस आवाज़ को उठाने वाले के विरुद्ध किसी भी प्रकार की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। धन्यवाद। साहित्यकार व हिंदुस्तानी एकेडमी की सदस्या एवं बीजेपी प्रदेश प्रारूप समिति की सदस्या शैल तन्या श्रीवास्तव उनके 1932 में प्रकाशित उपन्यास कर्म भूमि की चर्चा करते हुए उनके राष्ट्रवादी विचारधारा को उसमें खंगालती हैं। जिनका वास्तविक नाम धनपत राय था। धनपत राय जी का जन्म 31 जुलाई 1880 में
उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के पास लमही ग्राम में हुआ था। जैसा कहते हैं, होनहार बीरवान के हो चीखने पार। माता आनंदी देवी और पिता अजायब राय के पुत्र प्रेमचंद जी यानी धनपत राय शुरू से ही मेधावी थे। उनको पढ़ने लिखने में बहुत रुचि थी। पठन पाठन उनका प्रिय विषय था। उन्होंने अपना लेखन कार्य 1901 से शुरू किया, लेकिन 1901 से लेकर वो 5-6 तक उर्दू में लिखते रहे, क्योंकि उर्दू उस समय फर्स्ट लैंग्वेज थी, उर्दू फारसी। अंग्रेज़ों का ज़माना था, स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारियाँ सुलग रही थी। ऐसे में उन्होंने 1901 से लिखना शुरू किया, लेकिन 1906 में जब वो हमीरपुर में एज ए BSA के रूप में तैनात थे, उस समय उन्होंने 5 कहानियाँ लिखी। वो 5 कहानियाँ तत्कालीन सामाजिक परिवेश से प्रभावित होकर लिखी थी। अंग्रेज़ों के शासन, अत्याचार, अनाचार का उसमें वर्णन था। वो 5 कहानियाँ, उनका संग्रह 1908 में सोजाए वतन के नाम से प्रकाशित हुआ। सोजाए वतन माने देश का दुख, देश का दर्द, देश की पीड़ा, देश का शोक, ये उसमें था। 1908 में जब ये सोजाए वतन प्रकाशित हुआ, समाज में एक खलबली सी मच गई, और इसका पता जब ब्रिटिश सरकार को लगा, अंग्रेज़ों को पता चला, क्योंकि उनका शासनकाल था, वो बौखला उठे और बौखला कर उन्होंने सोजाए वतन की सारी प्रतियां प्रतिबंधित करके जब्त कर ली, और जब्त ही नहीं करी, साथ में उनको जला भी दिया। प्रेमचंद जी को कष्ट तो हुआ होगा, दुख तो हुआ ही होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात, वो टूटे नहीं और झुके नहीं और साथ ही रुके नहीं। उनका लेखन कार्य अनवरत चलता रहा और देश और सामाजिक सरोकार से जुड़कर वो लिखते रहे। स्वतंत्रता आंदोलन की चिंगारी को अपने लेखन द्वारा गति देते रहे। उसी समय गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन से प्रभावित होकर देश में अनेकों युवा, अनेकों लोग अपनी नौकरियां छोड़ रहे थे, छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में जूझने को तैयार थे। सारा देश आंदोलित था। उसी कड़ी में प्रेमचंद जी ने भी अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। सरकारी नौकरी छोड़ना कोई सामान्य बात नहीं होती है। सरकारी नौकरी वही छोड़ सकता है जो देशभक्त हो, राष्ट्रभक्त हो, और जिसे स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भूमिका निर्वाह करने की तड़प हो जिसके अंदर। प्रेमचंद जी ने वैसा ही किया, अपनी नौकरी छोड़ दी, सरकारी नौकरी, और पहले वो दूसरे नाम से लिखते थे, अपना लेखन कार्य करते थे। बाद में उन्होंने प्रेमचंद के नाम से अपना लेखन कार्य शुरू किया। इसी समय उन्हें सरस्वती पत्रिका का संपादन का भी कार्यभार संभालना पड़ा। सरस्वती पत्रिका आज भी सिविल लाइन में बोर्ड लगा है, सरस्वती प्रेस का। सरस्वती पत्रिका ने आंदोलन के समय, स्वतंत्रता आंदोलन के समय अपनी महती भूमिका का निर्वाह किया। उस समय प्रयाग में बहुत बड़े बड़े साहित्यकार थे, महादेव वर्मा, निराला, पंत, ऐसे अनेकों साहित्यकार थे जो उस पत्रिका में लिखते थे और जिससे जनता में जागरूकता पैदा करते थे। देश और समाज के लिए आगे बढ़ के आज़ाद करने के लिए जनता में जागरूकता पैदा किया करते थे। उसी कड़ी में प्रेमचंद जी भी लिखते थे। उनकी कथा, उनकी कहानियाँ बड़ी क्रांतिकारी हुआ करती थी, जिससे समाज में एक आंदोलित होता था समाज। 1924 और 25 में उन्होंने एक बृहद उपन्यास लिखा, रंगभूमि। रंगभूमि भी उन्होंने तत्कालीन सामाजिक परिवेश के आधार पर लिखा। सामाजिक परिवेश वही मैंने कहा कि जब जिनका लेखन 1906 से जो शुरू हुआ, 1936 तक वो अनवरत लिखते रहे। वो काल अंग्रेज़ों का शासन था और स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारियाँ चारों ओर भड़क रही थी। उसी परिवेश में उन्होंने रंगभूमि लिखा। रंगभूमि एक बृहद उपन्यास था। उसमें उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और धार्मिक अंधविश्वास के बारे में
साथ ही महिलाओं के ऊपर अंग्रेजों द्वारा जो अत्याचार अनाचार हो रहे थे उसके बारे में, उनकी दुर्दशा के बारे में, और किसान मजदूर गरीबों की अत्याचार अनाचार के बारे में विस्तार से लिखा था। रंगभूमि और कर्मभूमि इनके दो वृहत उपन्यास थे। उनको उपन्यास सम्राट की उपाधि से सम्मानित भी किया गया था। प्रेमचंद जी एक बहुत बड़े साहित्यकार थे, उपन्यासकार थे, रचनाकार थे, कहानीकार थे। साथ ही वो बहुत ही बड़े, बहुत ही उत्कृष्ट लेखक होते हुए भी स्वतंत्रता संग्राम को अपनी लेखनी द्वारा गति प्रदान करना, लेखनी द्वारा उसको तीव्र गति प्रदान करना उनका अपना धर्म था। और वो अपनी लेखनी द्वारा जनता को आंदोलित करते थे, जनता में जागरूकता पैदा करते थे। उनकी लेखनी ने एक तलवार का काम किया, उनके लेखन ने, जो समाज में जागरूकता पैदा हुई और स्वतंत्रता संग्राम में एक महती भूमिका का निर्वाह किया उन्होंने। ऐसा लेखक जो अपने लेखन द्वारा समाज में, देश में जागरूकता पैदा करे, एक क्रांतिकारी साहित्यकार के रूप में मैं उनको कहती हूँ। और वो एक बहुत बड़े देशभक्त थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, साहित्यकार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ऐसे महान पुरुष को, ऐसे प्रेमचंद जी को, ऐसे विशिष्ट लेखक को जिनकी रचनाएं आज भी प्रासंगिक हैं, उनकी सारी रचनाएं आज भी प्रासंगिक हैं, ऐसे महान उत्कृष्ट साहित्यकार को मैं प्रणाम करती हूँ, शत शत नमन करती हूँ। जय भारत, जय वंदे मातरम। और अब हम अंत में जानते हैं कायस्थ पाठशाला की कार्यकारिणी मेंबर व बेटी बैंक की कोषाध्यक्ष अनीता श्रीवास्तव जी से प्रेमचंद जी के साहित्य के बारे में उनके विचार। साहित्य जगत का सबसे बड़ा सितारा थे वो। उनका मानना था कि साहित्य जो है वो सामाजिक, राजनीतिक और सभी क्षेत्रों से आगे होता है, क्योंकि साहित्य ही एक वो माध्यम है, एक वो मसाल है जो अपनी जनता तक अपनी बातों को पहुंचाने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। वो मशाल के रूप में हमेशा बने रहते थे, आगे आगे सबको रास्ता दिखाने के लिए। यहाँ तक कि गांधी जी के साथ उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। 1919 में गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ करके देश हित के लिए कुछ ऐसी पत्र पत्रिकाएँ लिखी जो समाज को जागरूक करने के लिए बहुत ही उत्साहित थी, बहुत ही प्रेरणा का स्रोत थी, जिन्हें प्रेरणा का स्रोत कह सकते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की लेखनी बहुत ही अच्छी थी। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा था कि एक विकासशील वर्ग की बड़ाई की जाए, बिल्कुल नहीं। उन्होंने हमेशा जो है एक उपेक्षित वर्ग को लेकर के अपनी कहानी लिखी। उन्होंने स्त्री को लेकर कहानी लिखी और उन्होंने दलितों के उत्पीड़न की कहानी लिखी। एक ऐसे इंसान की कहानी लिखते थे, एक ऐसे इंसान को वो अपना नायक बनाते थे जो समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत हो, जिसे वो विकास के मार्ग पे ऊपर लेते चले जाएं। और वे उसका बिल्कुल बहुत ही तर्क ढंग से उत्तर देते थे कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने हमेशा उपेक्षित वर्ग को चुना, जिसका समाज ने भी बड़े ही स्वागत किया। उनकी कहानियाँ इतनी यथार्थवादी, संवेदनशील होती थी कि सभी के दिल को छू जाती थी। वो उन्होंने अपने कहानियों के माध्यम से देश को सच्चाई और एक आईना दिखाने की कोशिश की, और ऐसा हुआ भी। सभी ने उनकी कहानियों को पसंद किया और उनकी कहानियाँ सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत भी रही। उन्होंने दलितों और स्त्रियों की इतनी अनकही बातों को सबके सामने लाकर रख दिया कि एक आम इंसान की सोच से परे था वो, और वो सभी के दिल को छू गई थी। और ये मुंशी प्रेमचंद्र जी की कथानक इतनी अच्छी थी कि 1934 में उन्होंने एक कहानी लिखी मजदूर के माध्यम से, जिस पर फिल्म भी बनी थी। उन्होंने कम से कम 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी, 1 दर्जन से ज़्यादा उपन्यास लिखे, और उन्होंने हमेशा किसी के प्रभाव में आके दब करके कोई कहानियाँ नहीं लिखते थे। वो हमेशा वही लिखते थे, स्वच्छंद होकर के लिखते थे। जब उन्हें अंग्रेज़ों ने मना कर दिया, लिखने नहीं दिया, तब उन्होंने नाम बदल करके मुंशी प्रेमचंद के द्वारा अपनी कहानी, अपनी बात को कहने का रास्ता चुना। ऐसे थे हमारे मुंशी प्रेमचंद जी। ऐसे साहित्यकार को मैं बार बार नमन करती हूँ। उनके बारे में